guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today's Prelim Booster series is about the flying arrow robot developed. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. And student, first of all we will discuss why this is the news. So recently क्या हुआ है स्टूडेंट्स कि जो टेम्पे यूनिवर्सिटी है उसके रिसर्चर्स ने फ्लाइंग एरो रोबोट को डेवलप किया है, ऐसा रोबोट जो हवा में उड़ता है जिससे कि हम जो पॉलिनेटर्स हैं उसके लिए स्टैंड ले सके, उसके पोटेंशियल को और ज़्यादा इंक्रीज कर सके और उसको बचा के रख सके अपने ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। इसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में लास्ट स्लाइड में कवर करेंगे। अब हम ये बारे में पढ़ते हैं कि टेम्पे यूनिवर्सिटी ने इसे किसके साथ मिलके कोऑपरेशन से बनाया है। सो जर्मनी का एक इंस्टीट्यूट है, इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूट है, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंट सिस्टम्स, उसके डॉक्टर वेंकी हु अलॉन्ग विद दैट एल्टो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हैंग उन्होंने इनके कंट्रीब्यूशन से जो टेम्पे यूनिवर्सिटी है इन्होंने फ्लाइंग एरो रोबोट डेवलप किया है और जनरल एडवांस साइंस की स्टडी ने इसे पब्लिश किया है। एंड फ्लाइंग एरो रोबोट से मतलब क्या है? ये जो फ्लाइंग एरो रोबोट है ना, इसका क्या नाम रखा गया है? फेरी नाम रखा गया। तो इसका क्या मतलब है? देखो, फ्लाइंग एरो रोबोट्स बेस्ड ऑन द लाइट रिस्पॉन्सिव मटेरियल्स एंड असेंबली। सो एज द नेम सजेस्ट, फ्लाइंग एरो रोबोट का नेम फेरी इसलिए रखा गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है एंड ये लाइट से आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। तो हवा में ये तैरता कैसे है, मीन्स हवा में फ्लोट कैसे करता है? सबसे पहली बात तो यही होगा कि बहुत ज़्यादा छोटा है साइज में, लाइट वेट रोबोट है इसलिए। सेकंड चीज़, आप इसे किसी भी लाइट सोर्स से कंट्रोल कर सकते हो, वेदर इट इज़ एन एलईडी और लेजर बीम। ओके, और इसकी हाई पोरोसिटी होने की वजह से विच इज़ 0.95 और बहुत ज़्यादा इस लाइट वेटेड होने की वजह से विच इज़ 1.2 mg, इसके ऐसे स्ट्रक्चर होने की वजह से ये हवा में फ्लोट करता है विंड के डायरेक्शन में। तो जिस भी डायरेक्शन में विंड चल रही होगी उस डायरेक्शन में ये ऑटोमेटिकली फ्लोट होने लगेगा और विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम और एलईडी आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, इसके डायरेक्शन वगैरह को चेंज कर सकते हो एंड आप इसे लैंड भी करा सकते हो ज़मीन पे या फिर अपने अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर सकते हो जिस भी चीज़ के लिए आपने इसे बनाया है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ज्योग्राफिक एंड इकोनॉमिक में आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, क्योंकि इस एरो रोबोट्स को डेवलप करने के पीछे यही सिस्टम है कि जो एग्रीकल्चर में हमारे पॉलिनेटर्स का लॉस होता है और लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और हमें बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी को हमारी लॉस होता है। इसके साथ साथ हमारी बायोडाइवर्सिटी के लॉस के साथ हमारे फूड प्रोडक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा सीरियस थ्रेट देखा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से अब ये बिल्कुल एक्सटेंट होने की कगार पे है। इसीलिए ही ये फ्लाइंग एरो रोबोट बनाया गया है जो कि एक रियलिस्टिक स्टेप होगा आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की तरफ। उसके लिए एक एप्लीकेशन बेस्ट सूटेबल है जो कि है फ्लाइंग एरो रोबोट। और इसके अंदर ये जो फेरी है, मीन्स जो फ्लाइंग एरो रोबोट है, क्या करेगा? ये हवा के डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली खुद से अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेगा एंड ये अपनी शेप भी चेंज कर सकता है। एंड लेटेस्ट फेज में रिसर्चर्स ये भी बोल रहे हैं कि इसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर डालेंगे जिससे कि कुछ बहुत ज़्यादा जो छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उसे कैरी कर सकते हैं, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, सच एज GPS और सेंसर्स एज वेल एज बायोकेमिकल कंपाउंड्स। तो GPS और सेंसर्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब ये एग्रीकल्चर लैंड पे ऊपर फ्लोट कर रहे होंगे, ये हवा में होंगे, तो ये डिटेक्ट करके बता सके सेंसर्स के अकॉर्डिंगली और GPS के अकॉर्डिंगली बता सके कि कौन से लोकेशन पे, कौन से फील्ड पे है, किस फील्ड की जो क्वालिटी है वो कितनी ज़्यादा डिटोरिएट हो चुकी है, कहाँ पे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करने की ज़रूरत है और उससे रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं उसको वो सेटल डाउन कर सके। एंड ये जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पॉलिनेटर्स हैं वो थ्रेटन हो रहे हैं, ये सिर्फ हमारे ही यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑल ओवर द ग्लोब प्रॉब्लम है। तो इसलिए इसको रिड्रेस करने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है जो कि है एप्लीकेशन सूटेबल फॉर आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। इसके अलावा वो ये बताएंगे कि किस एरिया में सेंस करके या फिर उस बहुत ज़्यादा मतलब उसके स्ट्रक्चर को ऐसे भी डेवलप कर सकते हैं कि उसके अंदर कोई ऐसे बायोकेमिकल कंपाउंड्स वो ऐड ऑन कर दे जिससे कि जो आर्टिफिशियल पॉलिनेटर्स हैं वो सॉइल में दे सके, सॉइल में मीन्स प्रोवाइड कर सके एंड जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उससे भी लॉस ना हो एंड हमारे फूड प्रोडक्शन में भी कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। क्योंकि स्टूडेंट्स, आपको पता है जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एक ऐसा सेक्टर है कि वो पैंडेमिक में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी है, उसमें बूम अप करी है, क्योंकि लोग खाना तो खाएंगे ही और हमें हमारी ही फूड सिक्योरिटी को सिक्योर करके रखने के लिए ज़रूरी है कि हमारी फूड क्रॉप कोलैप्स ना करे, जिससे कि जब हमारे यहाँ पे डोमेस्टिकली फूड ग्रेन्स की जो डिमांड है वो सक्सेसफुल होगी उसके बाद ही हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। एंड क्योंकि हमें एक्सपोर्ट में भी कॉम्पिटिटिव बनना है ग्लोबली और हम एक एग्रीरियन इकोनॉमी है, इस बात से, इस फैक्ट से कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो ग्लोबली उस
में और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनने के लिए हमें एग्रीकल्चर को ही एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा, जो कि अभी हम और चीज़ों के अकॉर्डिंगली थोड़ा काम करते हैं, लेकिन हाँ कुछ एग्रीकल्चर के अंदर चीज़ें ऐसी हैं जो हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन, और आप इसके बारे में आप अपने एग्जाम्स में ज़रूर कोट करना, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा हाइप मिल सके। सो वी विल एंड आवर सेशन हियर। थैंक यू so much and have a nice day ahead. Do share it with your friends so that they can also get the benefits of Prelims Booster series, and stay tuned for the next update.